स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 29 जुलाई दिन बुधवार। तो देखते हैं 29 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए बनते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 29 जुलाई को यानी कि आज ही अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया है आज ही। तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। पहले हम ये समझेंगे कि पहली बारी से मनाया कब गया। तो पहली बारी से 2010 से मनाया जा रहा है। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, पूरी दुनिया में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक संस्था है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर नाम की WWF। ये क्या करती है, पूरा डेटा एकत्रित करती है बाघ संबंधित का। तो पूरी दुनिया में जो बाघों की संख्या है वो 3900 है, जिनमें से टोटल भारत की अगर मैं बात करूं तो 2016 में एक आंकड़ा जुटाया गया था, उनमें 2226 जो टाइगर हैं वो भारत में अवेलेबल है। यानी कि पूरी दुनिया की बहुत बड़ी संख्या एक भारत में निवास करती है। और रिसेंट में बहुत जल्दी की मैं अगर बात करूं तो गोल्डन टाइगर बहुत समय चर्चा में आए थे। भारत में 4 गोल्डन टाइगर सामने आए हुए हैं। तो आप मुझे इतना बताइए कि गोल्डन टाइगर किस अभ्यारण्य में देखे गए हैं या किस टाइगर रिजर्व में देखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में उनकी संख्या मात्र 4 ही है। कोई अच्छी खबर नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण गोल्डन का कलर हो गया है। तो ये आप याद रखिएगा, कहाँ पाए गए हैं ये बताइएगा। इसके अलावा प्रत्येक बाघों की जो गणना होती है वो 4 वर्षों पर की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि WWF क्या है। तो WWF के बारे में आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये एक संस्था है जो 2010 से इसे मना रही है। ठीक है। अगला है, राफेल लड़ाकू विमान का पहला बैच आज अंबाला पहुंचा है। आप सबने बड़ा चर्चा का विषय रहा। तो टोटल 5 विमान ये आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो आप पीछे जो देख पा रहे होंगे, ये हैं आपके एक तरीके से अन्य विमान जो एक तरीके से श्रेणीबद्ध तरीके से इनके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं। बाकी जो ये आपको बीच में 5 जहाज दिख रहे हैं, यही हैं राफेल। ठीक है, ये हैं आपके राफेल। तो राफेल विमानों का जो जत्था है वो फ्रांस से आया है, आज 29 जुलाई को पहुंच गया है। 27 जुलाई को इसने उड़ान भरी थी। फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी है। दसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी है। उसी से 2016 में 36 राफेल विमानों के लिए समझौता हुआ था। तो 6 अब राफेल विमान हमारे यहाँ आ चुके हैं। अगर आपको याद हो, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था एक, और सॉरी 6 नहीं 5 आए हैं, आई एम रियली सॉरी। जो 31 रहेंगे यानी 31 रहेंगे, टोटल 31 जो रहेंगे वो आएंगे 2021 में। फिर ठीक है, 2021 में आएंगे, लेकिन अभी जो आए हैं वो 5 आ गए हैं। तो टोटल 36 राफेल का समझौता हुआ था 2016 में। डेट आपसे पूछी जा सकती है, आई मीन ईयर, कि 2016 में राफेल समझौता किया गया था। तो टोटल 59,000 करोड़ रुपए का ये समझौता हुआ था, 59,000 करोड़ रुपए का, ये फ्रांस के साथ में। ठीक है। तो फ्रांस अगर आपसे पूछे कहाँ का, फ्रांस से कौन सा जहाज मंगाया गया, तो राफेल या राफेल का संबंध देश पूछे तब भी आप फ्रांस ही बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो भारत निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। व्हाट इज़ रीज़न कि वो आपका वियतनाम में ही स्थापित करेगा। तो वियतनाम जो है वो बहुत सारी जो कस्टम ड्यूटी होती है, जो बहुत सारे कर होते हैं, कस्टम ड्यूटी कहूँ या अन्य बहुत सारे कर होते हैं, आयात निर्यात के कर होते हैं, वो वियतनाम को बहुत सारी छूट उपलब्ध है। चाहे वो अमेरिका को निर्यात करे या अमेरिका को निर्यात करे, जापान को निर्यात करे या ऐसे अन्य देशों को भी निर्यात करे, तो उनके ऊपर ऐसे बहुत सारे कर नहीं लगते हैं वियतनाम में। तो इसीलिए भारत ने निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में क्या किया है, अपना कॉटन वेयर हाउस को स्थापित कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉटन वेयर हाउस क्या है। तो कॉटन वेयर हाउस मैं बता दूं आपको, भारत में कॉटन का उत्पादन इस समय बहुत अच्छे स्तर पर हो गया और उसका निर्यात नहीं हो पा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो अभी बांग्लादेश के साथ रिसेंट में समझौता किया था कॉटन के लिए, और अब वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस ही स्थापित कर देगा भारत। तो याद रखिएगा कि कॉटन के मामले में भारत में महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर है, यानी कि कपास उत्पादन में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। तो खैर आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाने की आवश्यकता है, लेकिन इतना याद रखिएगा भारत निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा कॉटन के निर्यात के लिए। ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि नई दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो स्तर है वो लॉकडाउन के कारण 70% गिर गया है। अच्छी खबर है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने साथ साथ ये भी कहा कि जैसे ही कोविड-19 के कारण ये लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन की स्थितियां जैसे सामान्य बहाल होंगी, वैसे ही स्तर फिर से खराब हो जाएगा। यानी कि ओजोन को फिर से दिक्कत करने के लिए कार्बन, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से खड़ी हो जाएगी। हालांकि अच्छा रिस्पांस रहा। इसके अलावा अन्य कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो इसमें अमेरिका हुआ या जापान हुआ या बेल्जियम हुआ, इन कंट्रीज़ ने भी अपना रेशियो काफ़ी कम कर लिया है। ठीक है। तो ये भी बात हमें याद रखना है। चाइना ने 40% कम किया है। अगर यूएस की बात करें तो 19 से 40% के बीच में कम किया हुआ है चाइना 40, और इंडिया ने 70% कम कर लिया। तो बहुत अच्छा रेट है। ठीक है। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भूजल के व्यावसायिक उपयोग के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। यानी कि अगर मान लीजिएगा व्यावसायिक कोई व्यक्ति
जल के लिए उसे आवश्यकता होती है तो पहले एनजीटी से परमिशन उसको लेनी पड़ेगी। मान ली कोई फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनको आवश्यकता है जल की, तो सबसे पहले सीधे आपको एनजीटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो एनजीटी क्या है? पर्यावरण के हितों की रक्षा करती है। एनजीटी के बारे में आपको बता दूँ, एनजीटी फुल फॉर्म जानते ही हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी एक्ट 2010 के तहत में। तो ये आपको याद रखना है। अगर संभव हो आप लोगों से तो एनजीटी के प्रमुख कौन हैं ये जरूर बता दीजिएगा, और अगर नहीं आपको उत्तर सूझ आती है तो मैं जरूर कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार केरल और कर्नाटका में आईएसआईएस आतंकवादियों में वृद्धि हुई है। तो आईएसआईएस का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता है। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इसका फुल फॉर्म है आईएसआईएस का। और इसने कहा है कि केरल और कर्नाटका में इनकी संख्या में वृद्धि हो गई इन आतंकवादियों की संख्या में। केवल अगर दो राज्यों की बात करूं तो ऐसा नहीं है, इसमें म्यांमार और पाकिस्तान, भारत और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो इन तीनों देशों को मिला करके संख्या बल आया है 150 से लेकर के 200, यानी कि इतने लड़ाके तैयार हो गए हैं किसके? आईएसआईएस के इन तीन देशों में। लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा बात कर रहा हूँ केरल और कर्नाटका में। आपसे पूछा सकता है कि आईएसआईएस के जो आतंकवादी समूह हैं किन राज्यों में भी यूएन के रिपोर्ट के अनुसार पाए गए हैं या फिर उनका अनुमान है ऐसा, तो केरल और कर्नाटका में। तो आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए, आईएसआईएस का जन्म या क्षेत्र कहाँ से है? 2014 में ये सबसे पहले सामने आया। एक सुन्नी मुस्लिमों का एक संगठन है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है या इस्लाम के लिए लड़ता है, और मेन रूप से इसने पूर्वी सीरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एक इसने 2019 में एक बहुत ही चौंका दिया भारत को कि इसने अपना एक प्रांत स्थापित कर लिया है, उसका नाम है हिंद विलाया। हिंद विलाया नाम का एक प्रांत इंडिया में स्थापित कर लिया। यानी कि अगर ऐसा संभव हो जाता है तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि भारत में आईएसआईएस ने अपने पैर पसार लिए हैं। खैर आप इतना ज़्यादा याद रखिए, आवश्यकता नहीं, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है कट टू कट में अगर बात करूँ तो कर्नाटका और केरल, ठीक है। अगला है कि भारत और इंडोनेशिया रक्षा मंत्री संवाद का आयोजन दिल्ली में किया गया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत के हमारे कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ जी ने, ठीक है, राजनाथ जी ने। और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हमारे हैं प्रबतो सुबियातो। तो प्रबतो सुबियातो जी ने यहाँ पर भाग लिया है, ठीक है, प्रबतो सुबियातो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इंडोनेशिया में आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंडोनेशिया भारत के अगर जो समुद्री क्षेत्र की बात करें तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है सबसे नज़दीकी द्वीप है, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्र विस्तार में। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं इंडोनेशिया के बारे में। अगले अगर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ICMR अध्ययन के अनुसार 2030 तक एड्स संबंधित लक्ष्य को ज्ञात करने के लिए वो चूक सकता है भारत। यानी 2030 तक की जो टारगेट बनाया था एड्स के लिए, एड्स का फुल फॉर्म होता है आपका एक्वायर्ड एम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो असुरक्षित यौन संबंध या फिर आपके कई बार प्रयोग करने जो आपकी इंजेक्शन होता है, कई बार सुई का प्रयोग कर लेने से या नाई का गलत तरीके से छुरे का प्रयोग कर लेने से बहुत तरीके से फैलता है। तो 2030 टारगेट लक्ष्य रखा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो स्थितियां हैं वो ढीली पड़ गई हैं। इसलिए हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि अब इंडिया में भी 2030 तक के इस टारगेट को अचीव ना कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।